हेलो दोस्तों, चलिए झारखंड बोर्ड के तरफ से क्लास 10 का जो 2021-22 में जो मैट्रिक के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपका डेट भी निकल चुका है, दिसंबर के महीना में होगा, उसका मॉडल टेस्ट पेपर जारी कर दिया गया है। ठीक है, 5 मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए गए हैं। जिस टाइप से आपका एग्जाम होगा दिसंबर में ऑब्जेक्टिव, उसी के बेस्ट पे ये मॉडल पेपर जारी किए गए। ये जेक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। ये सेट 1 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये सेट 1 है। ठीक है, हम लोग के पास 5 सेट है, 5 सेट में से सारे सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपका जो दिसंबर फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। तो आपका केवल मैट्रिक के लिए नहीं है, बल्कि 12 बोर्ड का भी जारी किया गया है, सभी का। तो मैं आज क्लास 10 के जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सेट 1 है, ये झारखंड की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत काम का है। चलिए तो हम लोग देखिए शुरू करते हैं। जैसा देखिए, सबसे पहले आपका इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये रांची की तरफ से जारी किया गया है। देखिए, सेट 1 कक्षा 10, विषय क्या है, विज्ञान। तो मैं साइंस का ये आज सेट लेके आया हूँ। समय आपको एग्जाम हॉल में जो दिया जाएगा वो 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। अब पूर्णांक कितना होगा, 40, यानी 40 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का ही रहेगा। आप पहले एक बार इंट्रोडक्शन यहाँ अच्छा सा देख लीजिए क्या है। दिया हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप का आपका एग्जाम में आना है क्वेश्चन, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला वाला क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये चैप्टर 10 से है, जो आपका साइंस का पार्ट 10 है, उस चैप्टर से दिया गया है। तो आपका जो चैप्टर 10 है उसका ऑब्जेक्टिव मैंने वीडियो बना के डाला था, आप उसको एक बार देख के तब आइएगा, आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। जितना मैंने वीडियो में डाला था चैप्टर 10 का, सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो आपको पता होगा। अगर आपने मेरा वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल। बात समझ में आया। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल। अच्छा, अवतल दर्पण का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो छोटे को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है। ठीक है, आपको संबंध बताना है। ठीक है, फोकस दूरी यानी आपको पता होना चाहिए कि जो r इक्वल टू होता है वो क्या होता है, 2f। r इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो हम लोग बोल सकते हैं कि f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, f बराबर r/2। आपको अच्छा से एकदम याद करके जाना है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब जब प्रकाश के अपवर्तन की जब क्रिया होती है तो ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है आवृत्ति नहीं बदलती, अपरिवर्तित का मतलब बदलती नहीं है। ठीक है, वेग नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। आपको अच्छा से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो आप देखिए अवतल दर्पण से जो किरण टकरा के परावर्तन होगा यानी वापस आएगा, तो वो हमेशा एक बिंदु से होकर गुजरती है, और वो होता है एफ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आपको बहुत बढ़िया से याद कर लेना है। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एफ हो जाएगा। सारा एफ पॉइंट से ही किरण रेखा परिवर्तित होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा। अच्छा बताइए, सीधा प्रतिबिंब और बोला है बनेगा, तो देखिए सीधा प्रतिबिंब, एक तो पहली बात कि उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जो वाहन होते हैं, वाहन के जो साइड मिरर होते हैं, लुकिंग ग्लास जो होते हैं पीछे के दृश्य को देखने के लिए, वो हमेशा सीधा ही दिखाता है, यानी उत्तल दर्पण तो कन्फर्म है। अब बताइए आपके घरों में जो आईना लगा है वो कौन सा दर्पण है, वो समतल दर्पण है, और उत्तल यानी उत्तल भी होगा
और समतल भी होगा। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी में, यानी हम लोग आंसर सही कर सकते हैं क्या, समतल तथा उत्तल, ये दोनों होगा जो बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब हमेशा दिखाता है। तो आपको ऑप्शन ए नहीं मारना है, ऑप्शन डी को ही टिक लगा के आना है। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आप ध्यान से इसको सुनिएगा, पास सेट है, सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, अच्छा बताइए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसा संबंध होता है। तो आपसे पूछा फोकस दूरी, तो हम लोग को पता है कि F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो R कितना दे रखा है, वक्रता त्रिज्या 50 बटा में कितना आएगा 2, तो 2 से ये 50 कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो आंसर क्या होगी आपका, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 50 ये सेंटीमीटर में दे रखा था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन हम लोग का सी क्या है, सही आंसर है 7 का। तो आपका 7 का कर दीजिए आंसर, सी नंबर 25 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा बना के दिखा दिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहला बात आपको हमेशा याद रखना कि जब कभी भी वो उत्तल लेंस का बात करेगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, उत्तल लेंस का बात करेगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जब अवतल लेंस का वो बात करेगा तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, यानी माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखा 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता। अच्छा बताइए क्षमता क्या होता है, क्षमता मीन्स पी, तो पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, होता है ना। हाँ, तो आपको क्या दिया हुआ, 1 मीटर फोकस दूरी यानी f दिया है। तो हम लोग जब यहाँ f का मान बैठाएंगे, 1 मीटर फोकस दूरी है तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1, और पावर जो है p वो किस में निकलता है, डायोप्टर में, यानी 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो ये उत्तल लेंस है तो प्लस में आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। आपको अगर ये उत्तल लेंस के जगह में अगर अवतल लेंस रहता तो आंसर क्या होता, और आंसर तब होता ए नंबर, माइनस वाला। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ बदल भी सकता है। वो क्या कर सकता है, उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस कर देगा, बाकी सब सेम रहेगा, तब आंसर हो जाएगा ए। नहीं तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर 1D। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी। अभी अभी बताया ना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव में, यानी प्लस भी होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, उसका जो वेग होता है वो किस में सबसे कम होगा, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो याद रखिएगा जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें उस माध्यम में वेग सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब निर्वात में सबसे अधिक वेग होता है किसका, लाइट का, प्रकाश का, उसके बाद वायु में होता है, उसके बाद जल में होता है, उसके बाद कांच में, यानी सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगा जो इसका वेग वो कांच में होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो अब बताइए अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग का हमेशा किस में निकलेगा, अवतल लेंस है तो नेगेटिव में निकलेगा, है ना, अवतल लेंस के लिए। लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है तो आपको सीधा वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए 4D दिया, आपको पता है कि P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, अब P का मान कितना दिया 4, 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो f बराबर क्या होगा 1/4। ये आता मीटर में है लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग 4 से 100 को काटेंगे कितना बार में, 25 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हम लोग का क्या, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। याद रहेगा, आपको बनाने का तरीका भी बता दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर, माने उत्तल लेंस का जो फोकस है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है, हम लोग को पता है कि जो क्षमता होता है वो डायोप्टर में निकलता है ना, सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, लेकिन ये किस में होता है पता है, पर मीटर में होता है, ये मीटर में होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग सीधा सवाल पे चलते हैं। देखिए क्षमता बोला है, यानी P बराबर हम लोग 1/f लिखेंगे, और f कितना दे रखा है 50, तो हम लोग 1/50 लिखें यहाँ।
ठीक है। अब ये किस में हम लोग को निकालना है, ये निकालना है आपका सेंटीमीटर में, ये मीटर में होता है, तो हम लोग को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, तब ना मीटर सेंटीमीटर में बदलेगा। तो 50 के पहाड़ा में 100 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो P बराबर कितना हो गया 2D। अब बात है कि 2D तो आया, लेकिन इसको प्लस में लेना है या माइनस में। तो अभी अभी हम लोग को पता चला था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि लेंस उत्तल हो तो हमेशा पॉजिटिव, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 2D आएगा। ठीक है, अगर ये उत्तल के जगह में अगर अवतल रहता तो आंसर क्या आता, आंसर सी नंबर आता। ठीक है, चलिए तो हम लोग का अभी फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। देखिए 13 नंबर जो है क्या लिखा हुआ, 13 नंबर में लिखा है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का वेग हमेशा सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं होता है, वैक्यूम में, ठीक है, वायुमंडल से बाहर वाला इलाका में। ठीक है, तो निर्वात आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है। ठीक है, आपको बताना उष्माक्षेपी कौन है, तो श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है या संवहन। ठीक है, देखिए उष्माक्षेपी वो होता है जिसमें उष्मा रिलीज होता है ना, और उष्मा शोषी वो होता है जिसमें उष्मा एब्जॉर्ब यानी लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 14 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, श्वसन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो आपको बताना है चिप्स के जो पैकेट होते हैं, लेस, कुरकुरे, उसमें कौन सा गैस होता है, तो उसमें होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो जंग कैसे लगता है, जब हम लोग का Fe के साथ मतलब लोहा जो आता है उसके साथ हम लोग का ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर आ जाता है ना, तो हम लोग का जंग लगता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया आपसे पूछा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। आपको चुनना है कि कौन से पदार्थ का उपचयन है। तो उपचयन क्या होता है, तो उपचयन वो होता है जिसके साथ ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। तो देखिए यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के साथ O आ गया, यानी C के साथ O आ गया, यानी कार्बन में O बढ़ गया, कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अगर कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको चेक करना संतुलित कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है CaOH2, ठीक है, और यहाँ लिखा है CO2, और यहाँ दिया है CaCO3, लेकिन ये CO3 जो है CO, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट दिया है। ठीक है, ऐसा दिया है ना, तो इसको देखिए हम लोग समझते हैं कैसे होता है इक्वल। तो ये जो एरो दिख रहा है ना, एरो के इधर Ca एगो है, यहाँ भी Ca एगो। ठीक है, यहाँ पर देखिए O कितना है और H कितना है, यहाँ O 2 गो है और H भी 2 गो है। ठीक है, यहाँ O के गो है 2 गो, यानी O टोटल कितना हो गया, 4 गो। हम लोग 4 गो O खोजते हैं। देखिए O यहाँ कितना है, एगो, और यहाँ O यहाँ बाहर में कितना है, 3, यानी O तो 4 गो हो जा रहा है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अनुसार यहाँ पर C भी 3 गो हो रहा है, लेकिन यहाँ C तो एगो है ना, तो संतुलित ये नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन गलत है। देखिए कैसे गलत है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। तो इसको ठीक करके कैसा लिखा जाएगा, देखिए इस जगह में आपको लिखना है C, लिखना चाहिए था। वो जो क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ही मिस्टेक हुआ है, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। Ca उसके बाद आएगा CO3, ये सही है ना, ये सही है, यानी यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होगा। तो हम लोग को बाकी ये तो है ही नहीं संतुलित, क्योंकि यहाँ H 2 गो है, यहाँ H 4 गो दिख रहा है, यहाँ Al 4 गो, यहाँ L 2 गो दिख रहा है, ये भी संतुलित नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए Cu 2 गो, O 2 गो, यहाँ 2 गो है, ये नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हम लोग का देखिए ये तीनों तो गलत हो रहा है, ये तीनों संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट अगर हटा दिया जाए तो संतुलित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट होने का मतलब है कि C 3 गो है, यहाँ C एगो है, ये तो Ca एक साथ ही, यहाँ C एगो है, यानी ब्रैकेट हटेगा। तो अभी हम बताए थे कि इसको लिखना चाहिए था CaCO3, ऐसा लिखना चाहिए था, तो ये मिस्टेक कर चुका है। तो हम लोग को आंसर किस में टिक लगाएंगे, है ना, तो हम लोग 1 नंबर में ही टिक लगा के आएंगे। ठीक है, वो नहीं होगा ब्रैकेट, इस बात को आप याद रखिएगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आपको 1 नंबर में ही टिक लगा के आना है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आपको अभिक्रिया का नाम बोलना है। तो इसमें देखिए Pb और CuCl है ना, Cl2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, Pb के साथ Cl2
Pb के साथ Cl2 और ये Cu क्या अलग हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है उसका नाम बोल रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसका मतलब 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 20 को। 20 में दिया है दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज या प्याज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्याज। प्याज एक ऐसा है जो आपका जाके गंधीय सूचक की तरह काम करता है। देखिए प्याज के अलावा और भी है, जैसे कि वेनिला हो जाता है, ठीक है, लौंग का तेल हो जाता है, ये भी आपका गंधीय सूचक का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन में प्याज सही होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, किस लवण का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें से आपको बताना है इसमें से किसका प्रयोग करके डॉक्टर हड्डी को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है CaOCl2, ये नहीं होगा, है ना। ये दिया CaOH2, ये भी नहीं होगा। CaCO3, ये भी नहीं होगा। ये दिया CaSO4 हाफ H2O, ये सही आंसर होगा। यानी हड्डियों को जोड़ने में जो काम आता है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, इसका नाम क्या है ना, आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप आंसर कर दीजिएगा 21 नंबर का डी नंबर। हम लोग आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 या CaCO3 या CaOCl2 या CaOH2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आपको ये चित्र देखना है ना, सारा एनसीईआरटी बुक का एकदम है, आपको सब मिल जाएगा, ये चित्र भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या विस्थापन। ठीक है, आपको इसका नाम बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये वियोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है तनुकरण प्रक्रिया में होती है ए नंबर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, बी नंबर OH- के सांद्रता में वृद्धि, सी नंबर H+, यहाँ ऑब्लिक होना चाहिए ना, OH- आयन की सांद्रता में कमी, और डी नंबर दिया है H3O+ आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हमेशा कमी होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी बताएं ये देना चाहिए था, ये लोग मिस्टेक कर रहा है, यहाँ ऑब्लिक देना चाहिए था, दिया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सी में आंसर टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा है AgBr और इधर दिया है Ag+Br, इधर है H2O और इधर दिया है H2O2, CaCO3, CaO+CO2, ऑप्शन डी दिया है 2Cu+O2 और इधर दिया है CuO। आपको बताना है कि इसमें से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AgBr और Ag+Br। तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ से शायद बायोलॉजी शुरू हो जाता है ना, हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया, 26 क्वेश्चन से बनना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 27 नंबर की ओर। क्वेश्चन में लिखा अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, मुख से, केंद्रक से, कुटपाथ से या खाद्य रिक्तिका से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुटपाथ विधि से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन या पित्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्त करता है। ठीक है, आपको याद रखना है 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्त। 29 नंबर निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है अमरबेल, कवक, अमीबा या आम। तो देखिए आम जो है, आम मतलब क्या, आम थोड़ी ना बनाता है, ये आम का पौधा का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आम ही होगा। क्यों आम होगा, क्योंकि आम का जो पौधा है, उस पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं अपना भोजन बना लेता है, जबकि अमीबा दूसरे पर डिपेंड करता है ना, कवक भी और अमरबेल भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4। तो आपको पता होगा कि मानव हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठक के साथ आता है ना, यानी कोष्ठक 4, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
31 श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? ठीक है, क्लोरोफिल को, हीमोग्लोबिन को, श्वेत रक्त कणिका या प्लेटलेट्स को। तो श्वसन वर्णक यानी हम लोग को हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का सही आंसर होगा। ठीक है, श्वसन वर्णक यानी जो हम लोग सांस लेते हैं तो ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना, ऑक्सीजन के साथ जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 का। 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वायुकुपिका, वृक्काणु या कोशिका गुच्छ। देखिए वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो नेफ्रॉन के चलते होता है, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा? वृक्काणु, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण, पुनर्अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपोहन। अच्छा, अपोहन को ही बोलते हैं डायलिसिस। जब ब्लड को पूरा शरीर से बाहर निकाल के फिर उसको फिल्टर करके वापस शरीर में डाला जाता है तो वो डायलिसिस कहलाता है, और उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग चलते हैं 34 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है जनन की मूल घटना क्या है? युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, या डीएनए की प्रतिकृति बनना, या भ्रूण का बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए की प्रतिकृति बनना। जो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। आप सी पे टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ऑप्शन ए बहुखंडन को, ऑप्शन बी मुकुलन को, ऑप्शन सी विखंडन को, ऑप्शन डी दिया हुआ है पूर्ण भवन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये आपको ये चित्र जो है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक में ये चित्र मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुखंडन को। किसको? बहुखंडन को। चलिए तो 35 नंबर हो चुका है। 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, परागण, अंकुरन या संलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन, ऑप्शन ए। यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब संलयन करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या थायरॉक्सिन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 38 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है सौर स्थिरांक का मान क्या है? ठीक है, ये जो आपका उष्मा के स्रोत वाले चैप्टर है ना, उससे यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन हम लोग का अब यहाँ से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या 1.4 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी लिखा है 14 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया है 14 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मीथेन। उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 40 नंबर में। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? ठीक है, ये जो आपका ऊर्जा के स्रोत वाला चैप्टर है उस चैप्टर में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 50 डिग्री सेल्सियस। पहली बात कि आपको यहाँ फिर से ये गलत दिया, ये मीटर नहीं होगा बल्कि किलोमीटर होगा, है ना। क्या होना चाहिए? 2 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप देखिएगा, आपको यहाँ मीटर ना है, यहाँ कितना है? 2 किलोमीटर है। तो पहला मिस्टेक तो यहाँ किया हुआ है, फिर से प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन आपको आंसर करना है ए नंबर को 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है इसमें आपको तो पहली बात वो मीटर ना देकर किलोमीटर दिया है। क्या दिया है? 2 किलोमीटर दिया, तो उसके अनुसार आंसर क्या हो रहा है? ये वाला। तो हम लोग को भी यहाँ आंसर ए नंबर करके जाना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए तो हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब देखिए साइंस का 5 सेट है, 5 सेट में से एक सेट का हो चुका है, बाकी जो सेट है सब सेट का हम लोग इसी तरह डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। आपको जो दिसंबर में अब एग्जाम होने वाला, नवंबर में तो होगा नहीं, है ना, तो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, जिस चैप्टर से, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, आप देखते रहिए। आप वीडियो पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट के साथ। साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का सेट आ चुका है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, मेरा बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव जो डाला हुआ उसको प्रैक्टिस करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं
दिख जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।